नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए उपचारात्मक शिक्षण लेके आया हूं। उस पर कुछ प्रश्न उत्तरी है जिसका उत्तर आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण को एक ढांचा देने के क्या लाभ हैं? पहला ऑप्शन है पता लगाना कि बच्चे कहाँ अटक रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है किन संकल्पनाओं को सीखने में परेशानी होती है। तीसरा है संकल्पनाओं को चुनकर उन पर काम करना। चौथा है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका आंसर आपने अब तक लगा दिया होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है। आपने बताया उपचारात्मक शिक्षण को एक ढांचा देने का लाभ उपयुक्त सभी है, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने के लिए कौन सी तैयारी करनी होगी? पहला ऑप्शन मुश्किल संकल्पनाओं और कौशलों का पता लगाना। दूसरा है शिक्षण सामग्री की व्यवस्था। तीसरा है शिक्षण तकनीकों और गतिविधियों को चुनना। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने के लिए सभी तैयारी आपको करनी होंगी। अगला प्रश्न है मित्रों, आप आकलन के दौरान बच्चों को उन अक्षरों से शब्द बनाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे जिन्हें वह पहचान पा रहे हैं? पहला ऑप्शन है पता लगाने के लिए कि बच्चे किन शब्दों को पहचान पाते हैं और क्यों। दूसरा है पता लगाने के लिए कि बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से लेख पढ़ने में कहाँ परेशानी आ रही है। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने जो टिक लगाया है, जैसे पता लगाने के लिए ही बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से लेख पढ़ने में कहाँ परेशानी आ रही है। अगला प्रश्न है मित्रों, अगर आप अपने सभी मित्रों को समझाना चाहते हैं तो आप नैदानिक आकलन की क्या क्या विशेषताएं बनाकर उन्हें समझाएंगे? यह आकलन जरूरी है। पहला ऑप्शन है इससे पहचान सकते हैं कि बच्चों को कौन सी संकल्पनाएं सीखने में मुश्किल हो रही है। दूसरा है इससे पता लगाना है कि शब्दों को कौन सी विषय में उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है। तीसरा ऑप्शन है इससे पता लगाते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत कहाँ से की जाए। चौथा ऑप्शन है इससे पता चलता है कि शब्दों की शुरुआत स्तर पर कौन सी संकल्पनाओं की समग्र और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान इसमें विकास हुआ या नहीं। इसका लास्ट ऑप्शन सही है, एकदम सही है, उपयुक्त सभी। यानी कि अगर आप अपने मित्रों को समझाना चाहते हैं कि नैदानिक आकलन की क्या क्या विशेषताएं बताकर उन्हें बताएंगे कि आकलन ज़रूरी है, तो इसके लिए सभी आपके जो हैं ये सब सही हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, रचनात्मक और नैदानिक आकलन में क्या फ़र्क है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक और नैदानिक आकलन में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा है यह एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि नैदानिक आकलन सिर्फ कमज़ोर बच्चों के साथ किया जाता है और रचनात्मक आकलन सभी बच्चों के साथ। तीसरा ऑप्शन है यह आकलन एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चों में क्या सीखा और नैदानिक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे क्या नहीं सीख पाए और क्यों। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह आकलन एक दूसरे से अलग है क्योंकि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा और नैदानिक आकलन का उद्देश्य यह जानना
होता है कि बच्चे क्या नहीं सीख पाए और क्यों। अगला प्रश्न है मित्रों, गुणा का कार्य फलन बताते समय किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करना चाहिए, कार्यपत्र करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आकृतियों में गुणा, दूसरा है स्थानमान, तीसरा है चित्र आधारित गुणा, चौथा है इबारती सवाल, चौथा है जमा गुणा में संबंध, पांचवा गुणा में पैटर्न और छठा उपयुक्त सभी। तो इसका आपका सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, क्या इस प्रश्न में पत्र की मदद से गुणा की संकल्पना को जुड़ी बच्चों की पूरी समग्र की जांच समझ की जांच की जा सकती है? हाँ या नहीं में आंसर आपको देना है, तो इससे आपकी जांच नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है मित्रों, आपके विचार से क्यों यह प्रश्न पत्र बच्चों की गुणा से जुड़ी पूरी समझ की जांच नहीं की जा सकती है? जैसे पहला ऑप्शन है आपका, इससे तैयारी कक्षा के लिए उपयुक्त गुणा की समझ से जुड़ा सवाल नहीं पूछे गए हैं। दूसरा है, इससे बच्चे रटी रटाई समझ से भी पूरी तरह कर सकते हैं। तीसरा है, इससे बच्चों की गुणा की समझ को विभिन्न परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पाने की समझ को नहीं जाता सकता है। चौथा है, इसमें केवल 1 या 2 अंकों वाले ही सवाल दिए गए हैं। और लास्ट ऑप्शन विकल्प 2 और 3 सही है। तो मित्रों 9वें का आंसर आपका लास्ट ऑप्शन विकल्प 2 और 3 सही है। यानी कि पहला है इसमें, दूसरा इसे बच्चे रटी रटाई समझ को से ही पूरा कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपका है, इससे बच्चे की गुणा की समझ को विभिन्न परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पाने की क्षमता नहीं आ जा सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में भाषा का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया और प्रश्न पत्र को पढ़कर सुनने का निर्णय क्यों लिया? पहला ऑप्शन है, इससे बच्चे प्रश्न पत्र जल्दी हल कर पाएंगे और समय की बचत होगी। दूसरा है, इससे बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जा सकेगा, ना कि भाषा की समझ पर। तीसरा है, इससे बच्चों की गुणा कर पाने की समझ का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। चौथा ऑप्शन है, इससे कमज़ोर बच्चों के लिए गुणा करना आसान हो जाएगा। और पांचवा है, विकल्प 2 और 3 सही है। तो 11वें का आपका लास्ट आंसर विकल्प 2 और 3 सही है। दूसरा है, जैसे इसमें बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जा सकेगा, ना कि भाषा की समझ पर। और तीसरा है आपका, जिससे बच्चों की गुणा कर पाने की समझ का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, और अंतिम प्रश्न है, जैसे यह प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया और प्रश्न पत्र को पढ़कर सुनाने का निर्णय क्यों लिया? पहला ऑप्शन है, इसमें बच्चे प्रश्न पत्र जल्दी हल कर पाएंगे, समय की कम बचत होगी, इससे बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जा सकेगा, ना कि भाषा की समझ पर। इससे बच्चे की गुणा करने की क्षमता, और लास्ट है आपका, इससे कमज़ोर बच्चों के लिए गुणा करना आसान होगा। तो मित्रों इसका आंसर जो होगा विकल्प 2 और 3 बिल्कुल सही है। दूसरा है, इससे बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जा सकेगा, ना कि भाषा की समझ पर। और तीसरा ऑप्शन इसका है, जिससे बच्चे की गुणा कर पाने की समझ का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण में प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, जिसको हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जहां एक बार में न समझ में आए दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखा। और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि सभी शिक्षकों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार।